स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है गृह विज्ञान का। अगर ये मॉडल पेपर आप पूरा तैयार कर लेते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आपके पेपर में छपने वाला है। कैसे क्वेश्चन लिखा जाता है, कैसे टॉपर की लिस्ट में आया जाता है, किस प्रकार से लोग टॉपर बनते हैं, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताते रहेंगे। और कैसे आंसर लिखा जाता है सही तरीके से, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आज का ये गृह विज्ञान का। यहाँ पे कुछ निर्देश वगैरह दिए गए हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख पाएंगे लिखा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, एक भी प्रश्न छोड़कर मत आइएगा, चाहे आए या ना आए, आपको कुछ ना कुछ बनाकर उसमें क्वेश्चन लिखना है। अगर नहीं लिखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए कुछ लिख कर आइए तो बहुत कुछ मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपको दिखाई देगा 1 से लेकर 4 तक। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन रहेगा तो इसके 5 खंड रहेंगे, ठीक है। उसमें जो है आपको 5-5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आपको कुल मिला के 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद 5 से लेकर जो है 10 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न रहेगा, जिसका उत्तर आपको अधिकतम 25 शब्दों में देना है। 25 शब्दों में लिख देंगे तो 2 से 3 लाइन में आपका जाएगा और आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 11 से लेकर 15 लघुत्तरीय प्रश्न रहेगा, जिसका उत्तर आपको 50 शब्दों में लिखना होगा। फिर इसके बाद जो है 16 से लेकर 18 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसका उत्तर यहाँ पे 100 शब्दों में लिखना होगा। बहुत लोग के मन में डाउट होता कि कितना पेज लिखें कि हमारा पूरा आंसर कंप्लीट हो जाए। तो जो आपका लघु उत्तरीय रहता है इसको कम से कम आप 1 पेज में लिखिए, और जो दीर्घ उत्तरीय रहता है इसको कम से कम 2 पेज में, आप 2 से ज़्यादा ही लिखिए और 3 से ज़्यादा भी नहीं आपको लिखना, ये बात ध्यान रखेंगे। आइए क्वेश्चन की बात करते हैं और शुरुआत करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न से। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, साथ साथ में आपको तैयार भी करवाते रहेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कार्य को प्रभावित करते हैं शिक्षा एवं स्वास्थ्य, आयु और लिंग, अवसर की सुलभता, या फिर एक ऑप्शन नीचे आपको देखने को मिल जाएगा उपयुक्त सभी। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आपको छोटा सा ट्रिक बता दें, ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके पेपर में। जब कोई भी प्रश्न, ठीक है, जब कोई भी प्रश्न आपका जो डी वाला ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन जो है, अगर उपयुक्त सभी लिखा हो या फिर ये सभी लिखा हो तो 99% डी वाला ऑप्शन यानी चौथा आपका सही हो जाता है। 1% कभी कभी मिस्टेक होता है, नहीं तो ये आपका 100% में से 99% सही होता है। तो इसको ध्यान रखेंगे, बिना पढ़े आप टिक लगा सकते हैं, तब भी आपका राइट आंसर होगा। दूसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मधुमेह में वर्जित है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा व विटामिन, खनिज व लवण। तो यहाँ पे जवाब क्या होगा, इसमें जवाब होगा आपका कार्बोहाइड्रेट, इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पोषण का निर्धारण करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में लिखा है ये सभी, ठीक है। चलिए आगे है क्वेश्चन, बच्चों की गतिविधियों एवं अनुभव बढ़ाने की उम्र 3 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष या फिर 12 वर्ष। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नैदानिक पोषण का संबंध किससे है, छोटे बच्चों से है, वृद्धों के पोषण से है, बीमार व्यक्तियों के पोषण से है, या फिर एक ऑप्शन नीचे दिया है किसी से नहीं। तो इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा बीमार व्यक्तियों के पोषण से, ठीक है, ये इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन शुरू होगा। दूसरा क्वेश्चन का इसमें भी 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब आइए बात करते हैं इसमें, भारत में कितने वर्ष की आयु तक के अधिकतर बच्चे आर्थिक कारण से विद्यालय नहीं जा पाते हैं। 5 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक, 6 से 14 वर्ष, 4 से 10 वर्ष या फिर 3 से 9 वर्ष। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं ये स्कूल नहीं जा पाते हैं आर्थिक या गरीबी के कारण, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वह न्यूनतम स्तर आय का जो किसी भी देश में उचित जीवन स्तर पाने के लिए महत्वपूर्ण होता है वो क्या कहलाता है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गरीबी रेखा, जीवन की गुणवत्ता, विकास दर या फिर जीवन स्तर। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गरीबी रेखा। न्यूनतम स्तर पूछा है ना, तो गरीबी रेखा इसमें हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा गैर संक्रामक बीमारी है। तो गैर संक्रामक बीमारी में यहाँ पे लास्ट में आप देख पाएंगे इसमें लिखा है ये सभी, ठीक है। चलिए आगे है, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, यह एक विशेष क्षेत्र है जिससे आधारभूत विज्ञान विषयों जैसे रसायन, भौतिक, पाक कला और सूक्ष्म जीव विज्ञान के अनुप्रयोग शामिल कहलाता है। खाद्य संसाधन, खाद्य विज्ञान,
खाद्य उत्पादन या फिर खाद्य प्रौद्योगिकी। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये खाद्य विज्ञान जो है ये इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि खाद्यों में दिखाई ना देने वाले सूक्ष्म जैविक संकट का उदाहरण है कृमि, इल्ली, धुन या फिर प्रोटोजोआ। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, इसमें सही जवाब का प्रोटोजोआ हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा डिजाइन का तत्व नहीं है। डिजाइन का तत्व नहीं है संतुलन, बनावट, सजावट या फिर रेखा। तो जो भी डिजाइन होती है उसका बनने के बाद सजावट होती है, तो सजावट आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है भारत में गरीबी है विश्व के आधे, चौथाई या एक तिहाई, या फिर यहाँ पे दिया है 20%। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एक तिहाई। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि किस आयु वर्ग के शिशु अनजान व्यक्ति को देखकर भयभीत होने लगते हैं। 8 से 12 माह, 2 से 6 माह, 7 से 6 माह या फिर 5 से 6 माह। तो इसमें जो बच्चे होते हैं वो आपका जो है राइट आंसर इसमें होगा 8 से 12 माह के बच्चे जो होते हैं, शिशु जो होते हैं, वो किसी को देखकर जो है भयभीत या डर जाते हैं। अगला यहाँ पे है नेक्स्ट आपके सामने है कि निम्न में से उपभोक्ता की समस्या कौन सी है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है लास्ट में ये सभी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय फैशन से प्रारंभ का प्रभुत्व कब से प्रारंभ हुआ है। 19वीं सदी के प्रारंभ से, 20वीं सदी के प्रारंभ से, 18वीं सदी के प्रारंभ से या फिर 17वीं सदी के प्रारंभ से। तो इसमें सही जवाब का हो जाएगा 20वीं सदी के प्रारंभ से। क्वेश्चन नंबर चौथा अब आ जाता है। चौथे का पांचवा देखिए, चौथे का देखिए भारत में परंपरागत व्यवसाय क्या है। तो यहाँ पे लास्ट में देखिए क्या लिखा है, उपयुक्त सभी। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सही हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में वरिष्ठ नागरिक की आयु कितनी होती है। 60 वर्ष से अधिक, 55 वर्ष से अधिक, 60 वर्ष से कम या 45 वर्ष से कम। तो उसमें 60 वर्ष से जो अधिक होते हैं वो वरिष्ठ नागरिक के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है प्रबंधन कार्य क्या है। तो प्रबंधन कार्य क्या है ये देखिए उपयुक्त सभी लिखा है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि संचार के माध्यम नहीं है। संचार की जो माध्यम वो नहीं है रेडियो, टेलीविजन, घटना या फिर अखबार। तो ये जो घटना होती है ये रेडियो, टेलीविजन, अखबार के माध्यम से हमें पता चलती है, तो ये घटना जो है आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन करा कि संप्रेषण गति देता है। संप्रेषण गति देता है विचारों को, तथ्य या फिर सम्मति को, और या फिर उपयुक्त दोनों को। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त दोनों को। ठीक है, अब इसके बाद शुरुआत होता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। इसका उत्तर जो है आपको 25 शब्दों में लिखना है, तो ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। 1 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा। सिंपल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि खाद्य प्रौद्योगिकी किसका उपयोग करती है, इस प्रकार से छोटा आंसर देना है। शिक्षकों एवं बच्चों की देखभाल करने वाले व्यावसायिकों को किस प्रकार ध्यान देना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब आइए एक एक करके आसान शब्दों में उत्तर को समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है कि खाद्य प्रौद्योगिकी किसका उपयोग करती है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे उत्तर लिखेंगे कि खाद्य प्रौद्योगिकी यानी फूड टेक्नोलॉजी खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग, संरक्षण, डिब्बाबंदी और वितरण के लिए आधुनिक मशीनों और वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करती है। तो इस प्रकार से जो भोजन होते हैं, खाद्य सामग्री होते हैं, उनको संरक्षण करने के लिए या फिर उनको प्रोसेसिंग प्रसंस्करण करने के लिए आधुनिक मशीनों और वैज्ञानिक विधियों का जो है इस्तेमाल किया जाता है, जिसे खाद्य प्रौद्योगिकी कहा जाता है। सिंपल। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि शिक्षकों एवं बच्चों की देखभाल करने वाले व्यावसायिकों को किस प्रकार जो है ध्यान देना चाहिए, यानी किस पर ध्यान देना चाहिए। तो बच्चों के सर्वांगीण विकास हो, जैसे कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या फिर भावनात्मक विकास हो, उस पर ध्यान देना चाहिए। उनकी सुरक्षा, पोषण, खेल खेल में सीखने की अनुभव, इस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भारत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से किस संस्था का सदस्य है। तो ये जो है यहाँ पे WHO है, इसे बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में इस प्रकार से एक लाइन लिख देंगे, जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का सदस्य है। ठीक है, यानी WHO का सदस्य है। आगे है क्वेश्चन नेक्स्ट, इसके बाद है यहाँ पे कि समय प्रबंधन क्या है। समय प्रबंधन के बारे में लिखेंगे उपलब्ध समय का सही ढंग से नियोजन और उपयोग करना, ताकि
ताकि कम समय में निर्धारित लक्ष्य को कुशलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके, जिसे समय प्रबंधन कहा जाता है। एक सिंपल भाषा में समझिए, इसे मान लीजिए आपका बोर्ड एग्जाम है, तो बोर्ड एग्जाम में आपके पास समय बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर है। तो जो समय है उस समय का जिस प्रकार से आप मैनेज कर लोगे, प्रबंधन कर लोगे, वही समय प्रबंधन कहलाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी जिसे हम कहते हैं आईसीटी से आप क्या समझते हैं। तो इसके बारे में आप लिखेंगे, यह उन तकनीकी साधनों एवं संसाधनों का समूह है जिनका उपयोग सूचनाओं के निर्माण, भंडारण, प्रबंधन और आदान प्रदान के लिए किया जाता है। जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, ये सब आईसीटी के पार्ट हैं, हिस्से हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्रमुख कार्यालय पर्यवेक्षक यानी ऑफिस सुपरवाइजर के कार्य बताइए। तो उसमें लिखेंगे पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर का कार्य कर्मचारियों को काम की निगरानी करना, कार्यों का बंटवारा करना, अनुशासन बनाए रखना, कार्यालय की कार्यप्रणाली सुचारू रूप से चलाने के लिए ऑफिस सुपरवाइजर की नियुक्ति की जाती है। ये इनका कार्य हो जाएगा। आगे है यहाँ पे नेक्स्ट, बाजार विभाजन क्या होता है। बाजार विभाजन में लिखेंगे पूरे बाजार को उपभोक्ता की विशिष्ट जरूरतों और विशेषताओं या फिर व्यवहार के आधार पर छोटे छोटे समूहों में बांटना बाजार विभाजन कहलाता है, ताकि उन्हें बेहतर सेवा दी जा सके। विभाजन का मतलब ही बांटना होता है, तो इस प्रकार से इसके बारे में आप लिख सकते हो। अगला है धुलाई प्रबंधन पाठ्यक्रम किन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हैं। तो इसमें लिखेंगे यह पाठ्यक्रम अस्पतालों, होटलों, रेलवे, जेलों और व्यावसायिक लॉन्ड्री सेवाओं के क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से देंगे, पूरा नंबर मिल जाएगा बढ़िया से। अगला क्वेश्चन है हस्तशिल्प क्या है। तो हस्तशिल्प का मतलब जो हाथ से कढ़ाई बुनाई करते हैं उसी को हस्तशिल्प कहते हैं। इसमें लिखेंगे हाथ से बनाई गई कलात्मक वस्तुओं को हस्तशिल्प कहा जाता है। एक लाइन में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें साधारण औजारों का उपयोग करके स्थानीय संस्कृति और कौशल का प्रदर्शन किया जाता है, जैसे मिट्टी का बर्तन बनाना, बुनाई, कढ़ाई करना, ये सब इसके अंतर्गत आता है। अगला है अर्थपूर्ण कार्य क्या है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अर्थपूर्ण कार्य के बारे में लिखेंगे ऐसा कार्य जो व्यक्ति के मानसिक संतुष्टि दे और समाज के उपयोगी हो, जिसे पूरी जिम्मेदारी और उद्देश्य साथ किया जाए, उसे अर्थपूर्ण कार्य कहा जाता है। और काम करने के बाद यहाँ धन की भी प्राप्ति हो तो उसे जो है अर्थपूर्ण कार्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन कह रहा है कि कोडेक्स एलिमेंट्रियस क्या है। कोडेक्स एलिमेंट्रियस क्या है, तो उसके बारे में लिखेंगे कोडेक्स एलिमेंट्रियस का पहले अर्थ होता है खाद्य संहिता या फिर खाद्य मानक, यानी खाद्य पर लगाए गए जो नियम कानून हैं उसी को कोडेक्स एलिमेंट्रियस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में लिख सकते हैं यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, सुरक्षा संबंधित नियमों का समूह होता है। इसे खाद्य संहिता भी कहा जाता है। हिंदी में अगर पूछेगा आपसे पेपर में तो खाद्य संहिता पूछेगा, या फिर इंग्लिश में पूछेगा तो कोडेक्स एलिमेंट्रियस के नाम से पूछेगा। दोनों बातें ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। क्वेश्चन 10वां का देखिए, भारत में कुपोषण की मुख्य समस्या का कारण क्या है। भारत में कुपोषण की समस्या के कारण में लिखेंगे भारत में कुपोषण के मुख्य कारण गरीबी है, शिक्षा जागरूकता की कमी है, शुद्ध पेयजल का अभाव है, असंतुलित आहार जैसे पोषक तत्व कुपोषण के कारण हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे धुलाई की आलोडन विधि या आलोडन विधि क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो देखिए यह वॉशिंग मशीन में इस्तेमाल होने वाली विधि है। पहला पॉइंट, इसमें एक आलोडक कपड़ों को पानी और साबुन के घोल में तेजी से घुमाता और हिलाता है, जिससे रगड़ लगने से कपड़े की गंदगी साफ हो जाती है। सिंपल परिभाषा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन यहाँ पे लघु उत्तरीय जो है प्रश्न आता है, जिसमें जो है आपको यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे कि बाल श्रम रोकने के उपाय और सुझाव दीजिए, नैदानिक पोषण की शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, भारत में चल रहे कुपोषण कार्यक्रम का उल्लेख कीजिए, संचार प्रौद्योगिकी विकास की भावी वाहिका है, इस पर टिप्पणी लिखिए, युवाओं के लिए किस प्रकार के कार्यक्रम प्रयुक्त होते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आइए एक एक करके सरल आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, बाल श्रम को रोकने के उपाय और सुझाव दीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे बाल श्रम एक सामाजिक अभिशाप है जिसे रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला इसमें लिखेंगे शिक्षा का प्रसार, इसमें लिखेंगे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की कड़ाई से लागू करना चाहिए। तो इस प्रकार से इसके बारे में लिख देंगे। अगला यहाँ पे पॉइंट आप यहाँ पे लिखेंगे गरीबी उन्मूलन। गरीबी उन्मूलन का मतलब यहाँ पे गरीबी को हटाना है।
परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचना चाहिए ताकि उन बच्चों को काम ना करना पड़े या फिर काम पे ना भेजना पड़े। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें कठोर कानून। कठोर कानून में लिखेंगे बाल श्रम कराने वाले नियोक्ता यानी जो व्यक्ति होते हैं जो बाल श्रम कराते हैं उन पर भारी जुर्माना लगाना चाहिए और कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। अगला है जागरूकता अभियान। जागरूकता अभियान में लिखेंगे समाज को बाल श्रम के दुष्प्रभावों और बच्चों के अधिकार के प्रति जागरूक करना चाहिए। तो इस प्रकार से इसके बारे में लिख देंगे, पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है नैदानिक पोषण की शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे नैदानिक पोषण की शिक्षा के उद्देश्य के बारे में आपको बताना है। इसमें लिखेंगे उत्तर नैदानिक पोषण का मुख्य उद्देश्य बीमारी के दौरान मरीजों के स्वास्थ्य में सुधार लाना है। इसके प्रमुख लक्ष्य या उद्देश्य दिए गए हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन से इसके उद्देश्य या लक्ष्य हैं। पहला पॉइंट में लिखेंगे बीमार व्यक्ति की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को आकलन करना यानी जांच परख करना। दूसरा पॉइंट बीमारी के प्रकार के अनुसार उपचारात्मक आहार तैयार करना, जैसा बीमारी हो वैसा उपचार देना चाहिए। अगला तीसरा पॉइंट में लिखेंगे मरीज के शरीर में पोषक तत्व की कमी को दूर करना और रिकवरी जो है वो तेज करना, ये जो है इसमें शामिल करना चाहिए। अगला पॉइंट इसमें है भविष्य में होने वाले स्वास्थ्य जटिलताओं को रोकना। पांचवा पॉइंट इसमें लिख सकते हैं मरीज और उसके परिवार को सही खान पान की आदतों के बारे में शिक्षित करना, बताना, ताकि जो है नैदानिक पोषण सही तरीके से दिया जा सके। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। भारत में चल रहे कुपोषण कार्यक्रम का उल्लेख कीजिए। तो कौन कौन से कुपोषण कार्यक्रम है यहाँ पे दिया गया है, इसके बारे में लिखेंगे। भारत सरकार कुपोषण को दूर करने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम चला रही है, जिसमें पहला लिखेंगे ICDS यानी इसे कहते हैं एकीकृत बाल विकास सेवा। इसमें लिखेंगे यह बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री मात्राओं को पूरक आहार और टीकाकरण प्रदान जो है ये करता है। अगला पॉइंट इसमें पोषण अभियान। पोषण अभियान में लिखेंगे इसका लक्ष्य बच्चों और महिलाओं को स्टार्टिंग अल्पोषण और एनीमिया को कम करना है। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे देखिए PM पोषण मध्याह्न भोजन योजना। स्कूल में बच्चों को पका हुआ पौष्टिक भोजन देना ताकि उनकी उपस्थिति बढ़े और कुपोषण से दूर हों। अगला पॉइंट पर आ जाते हैं, क्वेश्चन कह रहा है एनीमिया मुक्त भारत। आयरन और फेलिक एसिड की गोलियों के वितरण के माध्यम से खून की कमी को दूर करना, ये एनीमिया मुक्त भारत का कार्यक्रम है। नेक्स्ट है विटामिन ए अनुपूरक जो है कार्यक्रम चलाना। बच्चों को अंधेपन से बचाने के लिए विटामिन ए का खुराक देना, ये इसमें शामिल होता है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन करा कि सूचना संचार प्रौद्योगिकियां यानी ICT जिसे कहते हैं विकास की भावी वाहिका है, इस पर टिप्पणी लिखना है। तो उस पर टिप्पणी लिखिए। सूचना और जो है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी जैसे इंटरनेट, मोबाइल फोन, रेडियो विकास की गति तेज करती है, क्योंकि अब इसमें लिखेंगे क्योंकि ज्ञान का प्रसार, इसमें पहला पॉइंट ज्ञान का प्रसार हो जाएगा। इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों तक कृषि, स्वास्थ्य, सरकारी योजना की जानकारी तुरंत पहुंच जाती है, पहला पॉइंट। दूसरे में लिखेंगे शिक्षा और कौशल, इसमें लिखेंगे E-लर्निंग, जैसे कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, E-लर्निंग है। डिजिटल क्लासरूम के जरिए दूर दराज के बच्चों को भी शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं। तो कैसे संभव हुआ? ICT के द्वारा संभव हुआ है। अगला पॉइंट इसमें है कि आर्थिक सशक्तिकरण, इसमें लिखेंगे कि छोटे व्यवसायी, शिल्पकार अपने उत्पादों को ऑनलाइन बाजार में बेचते हैं, ये कैसे संभव हुआ है? ICT के माध्यम से। E-गवर्नेंस में लिखेंगे कि सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता आती है और भ्रष्टाचार कम होता है, अतः ICT भविष्य के विकास का मुख्य आधार माना गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि युवाओं के लिए किस प्रकार के कार्यक्रम प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे युवाओं को देश की मुख्य धारा से जोड़ने और उन्हें कौशल विकास के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना NSS जिसे बोलते हैं। इसमें है छात्रों में सामुदायिक सेवा, व्यक्तित्व विकास की भावना पैदा करना, ये इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए NCC जिसे बोलते हैं राष्ट्रीय कैडेट कोर, इसमें है युवाओं में अनुशासन और देशभक्ति का विकास करना,
ये एनसीसी का काम होता है। अगला इसमें है कौशल विकास योजना। ये योजना इसमें देखिए युवाओं को विभिन्न व्यवसायों के तकनीकी प्रशिक्षण देना ताकि वो रोजगार पा सके, तो ये कौशल विकास योजना है। इसके बाद नेहरू युवा केंद्र संगठन, इसमें है ग्रामीण युवाओं के रचनात्मक कार्यों के नेतृत्व का अवसर से जोड़ना होता है। फिर साहसिक खेल और छात्रवृत्तियां हैं, युवाओं को प्रतिभा निखारने के लिए उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक मदद यानी छात्रवृत्ति दी जाती है। इस प्रकार से इसमें लिख सकते हैं। आगे इसके बाद जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कुछ इस प्रकार से देखने को आपको मिलेगा, जैसे खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता एक वैश्विक मुद्दा है, स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आपको जो है लिखना पड़ेगा। अगर आपको ये नहीं आता है तो अथवा करके क्वेश्चन नीचे दिया रहेगा, बच्चे, युवा, वृद्धजन, ये वृद्धजन है, वृद्धजन क्यों संवेदनशील है, इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे 17 नंबर है। 17 में भी आपको 2 क्वेश्चन रहेगा, चाहे आप ऊपर वाला करिए क्वेश्चन, चाहे आप नीचे वाला करिए, दोनों में से कोई आपको एक करना पड़ेगा। ऐसे ही 18 नंबर भी क्वेश्चन रहेगा। आइए इसका उत्तर देखते हैं कैसे आप आसान शब्दों में इसे लिखेंगे। क्वेश्चन है कि खाद्य सुरक्षा गुणवत्ता एक वैश्विक मुद्दा क्यों है, इसके बारे में आपको लिखना है। इसमें लिखेंगे खाद्य सुरक्षा यानी फूड सेफ्टी, फूड सेफ्टी गुणवत्ता यानी फूड क्वालिटी का संबंध सुरक्षित, पौष्टिक और मानव खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने से है। पहला पॉइंट इसका तो मतलब हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसमें लिखेंगे यह एक वैश्विक मुद्दा है जिससे निम्नलिखित कारण दिए गए हैं। तो कारण क्या है आइए जानते हैं एक एक करके। इसमें पहला ही नहीं डालेंगे आप, स्वास्थ्य पर प्रभाव। इसमें लिखेंगे असुरक्षित और मिलावटी भोजन से बीमारियां फैलती हैं, जैसे फूड पॉइजनिंग और कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। तो ये इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद जो अगला पॉइंट रहेगा वैश्विक व्यापार और निर्यात। इसमें लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य उत्पादों के निर्यात और आयात में गुणवत्ता मानकों का पालन जरूरी होता है। अगले पॉइंट में लिखेंगे जनसंख्या वृद्धि और भोजन की मांग। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही नहीं, बढ़ती जनसंख्या के कारण सुरक्षित और पोषणयुक्त भोजन की मांग बढ़ रही है। आगे इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि जलवायु परिवर्तन का भी प्रभाव देखने को मिल रहा है। बढ़ते प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन से कृषि उत्पादन प्रभावित हुआ है, जिससे खाद्य संकट भी उत्पन्न हुआ है। इसलिए WHO और FAO जैसी संस्था खाद्य सुरक्षा मानकों को लागू करने का प्रयास कर रही है। तो इस प्रकार से इसके बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे। अथवा करके जो क्वेश्चन दिया है कि बच्चे और युवा और वृद्धजन क्यों संवेदनशील होते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। तो बच्चे को यहाँ पे पहले ही डालेंगे, बच्चे संवेदनशील क्यों हैं, इसमें लिखेंगे कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र यानी बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम होती है, इसीलिए संवेदनशील होते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा कुपोषण का खतरा, उचित आहार ना मिलने से मानसिक और शारीरिक विकास बाधित हो जाता है। तो इस प्रकार से इसके बारे में लिख देंगे। उदाहरण के तौर पे जैसे ही लिख सकते हैं कि कुपोषित बच्चों में एनीमिया यानी खून की कमी की समस्या अधिक पाई जाती है, तो इसीलिए वो संवेदनशील होते हैं। युवा के बारे में लिखेंगे इन पर मानसिक दबाव होता है, कैरियर का, पढ़ाई का, सामाजिक दबाव मानसिक तनाव को बढ़ाता है, इसीलिए संवेदनशील होते हैं। अगले पॉइंट में लिख सकते हैं कि नशे और बुरी आदतों की आशंका, युवा गलत संगति में आकर नशे और अपराध की ओर आकर्षित हो जाता है, इसीलिए जो है संवेदनशील है। उदाहरण के तौर पे लिख सकते हैं कि कई युवा सोशल मीडिया पर अत्यधिक समय बिताने के कारण अवसाद एवं डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे लोग रील्स देखते हैं, गेम खेलते हैं, बहुत उल्टे सीधे काम करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो कहीं ना कहीं उनका अवसाद डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब वृद्धजन के बारे में लिखेंगे यहाँ पे, वृद्धजन क्यों संवेदनशील होते हैं। शारीरिक दुर्बलता, शारीरिक दुर्बलता का मतलब ये है कि बढ़ती उम्र के साथ हड्डियां और मांसपेशियां शक्ति कम हो जाती है, कमजोर हो जाती है, बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, उच्च रक्तचाप यानी डायबिटीज, BP, हृदय रोग, ये समस्याएं बढ़ जाती हैं। उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो वृद्धावस्था में ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का कमजोर होना आम समस्या बन जाती है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं कि इसीलिए इन तीनों आयु वर्ग की देखभाल के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि चिकित्सीय पोषण और आहार की का अध्ययन व्यवसायिकों को किस तरह सक्षम बनाता है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे
चिकित्सीय पोषण और आहार की का अध्ययन विभिन्न व्यवसाय के लिए फायदेमंद है। पहला पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे। पहला पॉइंट में पोषण विशेषज्ञ और आहार विशेषज्ञ के रूप में कैरियर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2 लाइन इसके बारे में कि पोषण से जुड़ी बीमारियों का इलाज में सहायता करते हैं। उदाहरण के तौर पे डायबिटीज रोगियों के लिए विशेष आहार योजना बनाना, ये सब इसके अंतर्गत आएगा। अगले पॉइंट में आप लिखेंगे हेडिंग डाल के कि अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं में अवसर, यहाँ भी मौके मिलते हैं। अस्पतालों में भर्ती मरीजों को सही पोषण देने के लिए आहार विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पे सर्जरी के बाद मरीज को जल्दी से ठीक करने के लिए प्रोटीन युक्त भोजन दिया जाता है। तो इस प्रकार से कैसे देना है, किस प्रकार से देना है, ये यहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है खेल पोषण। खेल पोषण में बात करें तो यहाँ पे देखिए जैसे कि एथलीट होते हैं, एथलीट के विशेष आहार का भोजन तैयार करना। जैसे जो क्रिकेटर होते हैं, क्रिकेटर के लिए ऊर्जा युक्त भोजन, हाइड्रेशन प्लान बनाना, ये सब जो है इसमें शामिल होता है। अगले पॉइंट में ले सकते हैं कि खाद्य उद्योगों में अवसर। खाद्य उद्योगों में अवसर का मतलब ये है कि फूड कंपनी में पोषण संबंधी उत्पाद तैयार करना। उदाहरण के तौर पे जैसे बेबी फूड कंपनी में पोषण वैज्ञानिक की भूमिका आप निभा सकते हो। ठीक है, उदाहरण के तौर पे यहाँ पे लिख सकते हो। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो अथवा करके दिया रहता है उसको देख लेते हैं। डिजाइन क्या होते हैं, इसके विभिन्न पहलू कौन कौन से होते हैं। तो आइए डिजाइन के बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। डिजाइन का अर्थ रचनात्मकता, योजनाबद्ध तरीके से किसी वस्तु या संरचना को सेवा बनाना जो है, ये इसमें डिजाइन का अर्थ हो जाएगा। इसके कुछ मुख्य पहलू हैं, जैसे कि पहला यहाँ पे सौंदर्य शास्त्र। सौंदर्य शास्त्र मतलब क्या होता है, इसमें लिखेंगे किसी वस्तु या उत्पाद की सुंदरता और आकर्षक को बनाना, यानी सौंदर्य अच्छा दिखे। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कार्य क्षमता। कार्य क्षमता में देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग कि डिजाइन ऐसा होना चाहिए जिससे उत्पाद उपयोग में आसान हो। उदाहरण के तौर पे मोबाइल फ़ोन का आर्गोनॉमिक डिजाइन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा इसका इस्तेमाल किए जाते हैं। अगला है नवाचार। नवाचार का मतलब होता है नए नए विचारों और तकनीकों का समावेश होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे स्मार्ट वॉच का डिजाइन जो स्वास्थ्य की निगरानी भी करता है, इस प्रकार से नए नए स्मार्ट वॉच आ चुके हैं। उपयोगकर्ता का अनुभव। उपयोगकर्ता का अनुभव इसमें लिखेंगे, इसमें लिख सकते हैं कि उपयोगकर्ता की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन बनाना, जैसे कि वेबसाइट डिजाइन जो मोबाइल और कंप्यूटर दोनों को आसानी से चला सके। तो इस प्रकार से इसके बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत या अंतर्गत उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार जो है मिले हैं, दिए गए हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। भारत में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 2019 के तहत उपभोक्ताओं को निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं। जैसे जैसे क्या लिख सकते हैं, पहला क्या अधिकार है, पहला है सुरक्षा का अधिकार, यानी कोई भी वस्तु आप खरीदते हैं तो आपको उसकी सुरक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो इसमें आप लिखेंगे उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्ता उत्पाद मिलना चाहिए। उदाहरण के तौर पर घटिया दवाओं, दूषित खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाना चाहिए, क्योंकि ये उपभोक्ता का अधिकार है, सुरक्षा का अधिकार। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार में इसमें आप लिख सकते हैं कि उत्पाद के घटक, जो उत्पाद के घटक होते हैं, कीमत होते हैं, उपयोग होते हैं, खतरे होते हैं, उन सब के बारे में उपभोक्ता को जानकारी मिलनी चाहिए। जैसे दवाओं के पैकेट पर साइड इफेक्ट की जानकारी भी होना चाहिए, एक्सपायरी डेट वगैरह जैसे होता है वैसे सारी चीज़ें उसमें होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट इसमें ले सकते हैं पसंद का अधिकार। तो पसंद के अधिकार में आपका भी भाई आपका पसंद है कि आप अपने मन से किसी चीज़ को खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। उपभोक्ता को अपने बजट और ज़रूरत के अनुसार उत्पादन चुनने का अधिकार, यानी आज़ादी उन्हें दी गई है। जैसे मोबाइल कंपनियों द्वारा अलग अलग कीमतों पर जो है फीचर्स वाले मॉडल उपलब्ध कराना होता है, तो अपनी इच्छा से कोई भी कंपनी का मोबाइल ले सकते हैं। सुनवाई का अधिकार। सुनवाई का अधिकार का मतलब है कि अगर कोई उपभोक्ता का शोषण करता है तो उसको सुनवाई का अधिकार है। उपभोक्ता को अपनी शिकायत दर्ज करने का अधिकार है, और उपभोक्ता जो होता है ग्राहक सेवा हेल्पलाइन नंबर या उपभोक्ता अदालत में जाकर शिकायत दर्ज करा सकता है। ठीक है, इसके बाद निवारण का अधिकार। अगर शिकायत दर्ज कराता है उपभोक्ता तो उसका निवारण भी मिलना चाहिए। इसमें लिखेंगे खराब उत्पाद या फिर सेवा से हानि की भरपाई का अधिकार भी उसे मिलता है। उदाहरण के तौर पर दोषपूर्ण मोबाइल की जगह नया मोबाइल या वापस पैसा मिलना चाहिए। जैसे मोबाइल खराब हो गया, ठीक है, तो इस प्रकार से जो है उससे नया मोबाइल या पैसा वापस होना चाहिए। उपभोक्ता को शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ता को शिक्षा अधिकार का मतलब ये है कि उपभोक्ता को उनके अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि सरकार द्वारा जागो ग्राहक जागो अभियान चलाया गया है, तो इस प्रकार से ये यहाँ पे अधिकार हो गया शिक्षा का। ठीक है, अथवा करके जो क्वेश्चन दिया रहता है उसके बारे में भी यहाँ पे देख लीजिए कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित परियोजनाएं, इसके बारे में लिखना है। ICT के बारे में आपको लिखना है। तो ICT के बारे में चर्चा
मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, थोड़ा सा इसमें एक बार देख लेते हैं बस कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में संबंधित कुछ परियोजनाएं हैं उसके बारे में आपको लिखना है। तो पहली परियोजना है डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन एक परियोजना है आईसीटी के तहत, इसमें लिखेंगे सरकारी योजनाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना, ये जो है इसमें आ जाएगा। उदाहरण के तौर पे ई गवर्नेंस, ऑनलाइन आधार सेवा, ये सब जो है प्रक्रिया इसमें शामिल होती हैं। इसके बाद स्वान। स्वान में क्या होता है, इसको बोलते हैं स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। इसमें सभी प्रकार के विभाग को डिजिटल नेटवर्क से जोड़ना होता है, ये स्वान का मतलब होता है। ठीक है, अगले पॉइंट में है आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु ऐप जो है, जो कोविड-19 जब कोरोना आया था तो महामारी के दौरान संक्रमित लोगों को जानकारी देने का जो है ये ऐप जो है शुरू किया गया था, आरोग्य सेतु ऐप। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए ऑनलाइन जो है शिक्षा प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म में लिखेंगे इसमें जैसे कि सायम है, दीक्षा है, ये सब ऐसे जो है प्लेटफॉर्म है जहां पे ऑनलाइन शिक्षा आपको मिलती है। इस प्रकार सूचना संचार प्रौद्योगिकी ने शिक्षा और व्यापार सरकारी सेवाओं को जो है क्रांति ला दी है। आई होप कि आपको पूरा समझ में आ चुका होगा कैसे आंसर को लिखना है, किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर में आते हैं। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा और किस विषय पर आपको वीडियो चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।